Hello students, so here we are in this video we are going to discuss the solutions जो grand test हुआ आपका उसके solution for maths. So let's start. So start with question number 1. Question number 1 says what number should be subtracted from -5 to get 8/9. तो -5 में से क्या subtract करें? तो मैंने बोल दिया कि x को subtract कर लिया तो ये -x है ना, x subtract किया, मुझे क्या मिलना चाहिए 8/9. इजी इनफ टू अंडरस्टैंड कि -5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है. तो मैंने बोला x सब्ट्रैक्ट करना है तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास. तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी. सो दिस वुड बी -x इज इक्वल टू 5 प्लस 8/9. बिकॉज ये -5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो दिस इज -x इज इक्वल टू, इसको लिखोगे एलसीएम लोगे तो 9. दिस इज 45, 9 इंटू 5 प्लस 8. तो आई एम गेटिंग -x इज इक्वल टू 53/9. So it means my x value is how much? That is equal to -53/9. So -53/9 I can see option A. So option A is the correct answer. Option A. Then question number 2. Question number 2 says arrange the following fractions in ascending order. तो इस टाइप के क्वेश्चन में वेयर आई एम सपोज टू अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या करूंगा मैं? सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बना दूंगा. सो टू मेक द डिनोमिनेटर सेम क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट एलसीएम ऑफ 7, 5, 9 एंड 2. दिस इज इक्वल टू दिस एलसीएम कितनी हो जाएगी? आई कैन सी दैट 7, 5, 2 तो प्राइम नंबर्स है. So 7 5 are 35 into 2 70 और ये 9 यहाँ से. So that has to be 630. 630 would be the LCM. So a big number but not a problem. अब देखो डिनोमिनेटर सेम करना है तो मुझे 7 को 630 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? I should understand I need to multiply this with 90. तो ऊपर भी आ जाएगा 90. ठीक है. Then similarly 4/5 लिखा हुआ है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 630 मिलेगा. That is 126. उल्टा देख लो तुम, 630 डिवाइडेड बाय 5 करो 126 आ जाएगा. सो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 126. फिर कितना है? 7/9. तो 9 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आएगा. तो दिस इज 7 इंटू 70 और यहाँ पे 2 है. सो 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 315 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 1 इंटू 315. नाउ हम देख लेते हैं कि ये फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी. दिस इज 270 डिवाइडेड बाय 630. दिस इज 630 और ऊपर आ जाएगा 6 इंटू 4 इज 24. 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 4 1 जा 4 एंड 5 504. और यहाँ पे आ जाएगा 7 7 जा 49, 490 डिवाइडेड बाय 630. दिस इज 315 अपॉन 630. ठीक है. नाउ डिनोमिनेटर जैसे सेम हो गया, अब मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर को कंपेयर कर लूंगा. जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो बिगर फ्रैक्शन हो जाएगी. मुझे क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा. सो विच इज द स्मॉलर वन आउट ऑफ दिस? आई कैन सी 270 इज द स्मॉलर वन. न्यूमरेटर को ही देखना है मुझे सिर्फ. सो आ जाएगा फर्स्ट तो एज इट इज 270 डिवाइडेड बाय 630. ठीक है. देन उसके बाद 270 के बाद 315 आएगा. सो दिस इज 315 अपॉन 630. फिर उसके बाद कौन आएगा? 490. असेंडिंग ऑर्डर लिख रहा हूं मैं. 490 बाय 630 एंड फाइनली 504 बाय 630. सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. अब ये तो लिख लिया हमने. अब हमें क्या लिखना है? इनके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शंस को देखो करस्पॉन्डिंग क्या है. 270 के करस्पॉन्डिंग द फ्रैक्शन वाज 3/7. Then 315 के corresponding the fraction was 1/2. 490 के corresponding it was 7/9 and 504 के corresponding it was 4/5. So this should be my answer. 3/7, 1/2, 7/9 and 4/5. So I think अगर options को देखा जाए तो option B is correct. Option B is correct. Then let's come to question number 3. Question number 3 में क्या लिखा है? The value of, so this is under root of 214 plus under root of
130 माइनस अंडर रूट ऑफ 88 माइनस अंडर रूट ऑफ 44 प्लस रूट 25। वेरी इजी, एक एक करके रूट को देखते जाओ। रूट 25 कितना होता है? 5। सो दिस इज ये कंप्लीट, फिर से पूरा लिखना पड़ेगा मुझे। 214 प्लस अंडर रूट 130 माइनस अंडर रूट 88 माइनस रूट 44 प्लस 5। नाउ 44 प्लस 5 आ जाएगा बिकॉज अंडर रूट 25 इज 5। 44 प्लस 5 कितना होता है? 49 एंड रूट 49 इज 7। तो ये आ जाएगा 214 प्लस 130 माइनस रूट 88 माइनस डायरेक्टली 7 लिख लेता हूँ। 44 प्लस 5 इज 49, 49 का रूट होता है 7। नाउ 88 माइनस 7 कितना होता है? 81 एंड रूट 81 इज नथिंग बट 9। सो दिस इज 214 प्लस रूट 130 माइनस 9। फिर 130 माइनस 9 कितना होता है? 121। सो दिस इज 214 प्लस रूट 121 इज 11। तो 214 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 225। सो दिस इज रूट 25 एंड फाइनली रूट 225 इज 15। सो दिस इज माय आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 says there are 50 students in a school. For a PT drill they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many minimum number of students would be left out in this arrangement? I think such kind of questions आपने किए होंगे। तो इसमें क्या है, there are total 540 students। ठीक है, इनको अरेंज करना है such that rows and columns are equal। तो rows and columns equal होने का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर ये जो नंबर है 540, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आएंगे। तो 540 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें पता है। तो हमें वही निकालना है कि इस 540 में से हमें कितने स्टूडेंट्स को निकालना पड़ेगा सो दैट वी कैन अरेंज इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो आई कैन से दैट द स्टूडेंट्स टू बी लेफ्ट आउट, ठीक है, ये तो मैंने मिटा देता हूं, टू बी लेफ्ट आउट इज इक्वल टू द number which should be subtracted. This is nothing but equal to the number which should be subtracted from 540 to make it a perfect square, to make it a perfect square। इसको perfect square बनाने के लिए जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से, दैट शुड बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी लेफ्ट आउट। ठीक है, और अगर कोई डायरेक्ट सोच सकता है तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा कि 540 के पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 529 एंड 529 इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 23। तो 540 माइनस 529 करोगे तो 11 शुड बी द आंसर। और जिनको नहीं समझ में आता है तुम इसको लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हो। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब 540 का हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसको लॉन्ग डिवीजन से देख लेते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेयरिंग बनाएंगे। तो ये लास्ट 2 डिजिट का पेयर आ जाएगा और ये 1 बचेगा। सो सबसे पहले 5 का नियरेस्ट स्क्वायर 4, सो 2 2 जा 4, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1, और फिर ये 4 और 0 140। अब क्या करूंगा, ये जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसका डबल, और इसका डबल कितना है 4। ठीक है, अब ये आ गया। तो अब मुझे क्या सोचना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा जाए, उसके करस्पॉन्डिंग में 140 के पास पहुंच जाओ। तो आई थिंक 43 इंटू 3 करेंगे तो वी वुड गेट 129। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, अब द रिमाइंडर इज 11। ठीक है, ये आ गया। सो नाउ दिस 11 इज नथिंग बट द रिमाइंडर। 23 का परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें। सो इसका मतलब देयरफॉर रिमाइंडर कितना आ गया 11, रिमाइंडर इज इक्वल टू 11। तो ये 11 ही है। सो देयरफॉर अगर मैं 540 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे कितना मिल रहा है 529, एंड 529 इज नथिंग बट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है,
किसका परफेक्ट स्क्वायर? ऑफ 23, ऑफ 23। देयरफॉर आंसर क्या हो गया? 11 स्टूडेंट शुड बी लेफ्ट आउट, 11 स्टूडेंट्स शुड बी लेफ्ट आउट। So this is my answer, and which is the correct option? Option B. ठीक है। Then question number 5 पे आ जाते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, it says the smallest number by which 32 should be multiplied to get a perfect cube। तो 32 नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्मॉलेस्ट टू गेट अ परफेक्ट क्यूब? तो परफेक्ट क्यूब के लिए सबसे पहले तुम क्या करो, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सो दिस इज 2 16 2 8 2 3 एंड सॉरी 2 4, माय मिस्टेक, और ये 2 2 जा और ये 2 1 जा। तो आई कैन सी दैट मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स, ठीक है। अब मुझे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए कि मुझे 3 3 का पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये 3 का पेयर बन जाएगा, बट ये 2 बच गए, तो ये 2 बच गए, तो इसके साथ अगर और एक 2 आ गया तो पेयरिंग हो जाएगी। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो 32 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए दैट इज नथिंग बट 2, क्योंकि 64 बना देगा एंड 64 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 4, ठीक है। तो 4 मतलब 64 इज अ परफेक्ट क्यूब फॉर 4। तो इसका मतलब therefore smallest number to be multiplied is 2, which is my answer, and which is the correct option? Option C is correct, option C। sure, moving forward, question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट द गिवन एक्सप्रेशन। तो क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो आई थिंक डेसिमल जब भी लिखता है ना, सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। सो देन यू कैन इजीली कैलकुलेट 0.027 डिवाइडेड बाय 0.008 इसका क्यूब रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 डिवाइडेड बाय 0.04 एंड -1, ठीक है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते, तो दिस कैन बी रिटन एज 27 अपॉन 123 1000, और 0.008 को क्या लिख सकते हैं, 8 अपॉन 1000, ठीक है। इसका क्यूब रूट डिवाइडेड बाय क्या है 0.09, तो 0.09 को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा 9 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 100, ठीक है, -1। अब देखो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस 1000 और 1000 को तो उड़ा सकते हो, वैसे भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा। तो मुझे क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 27/8 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 9/4 -1। नाउ क्यूब रूट ऑफ 27/8, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27, जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 divided by square root of 4 -1. Cube root of 27 is 3, cube root of 8 is 2 divided by 3/2 -1, क्योंकि square root of 9 is 3, square root of 4 is 2, तो 3/2 divided by 3/2 तो 1 हो जाएगा, -1। तो आंसर कितना आ गया, 0 is the answer, option A is correct। Then question number 7। So in question number 7 क्या लिखा हुआ है, अच्छा इक्वेशन गिवन है एंड वी आर सपोज टू सॉल्व, देन x इज इक्वल टू, तो x फाइंड आउट करना है 5x/4 प्लस 6 - x अपॉन 8 इज इक्वल टू 6 into x plus 3 डिवाइडेड बाय 3 -1/6, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एलसीएम लेके इवैल्यूएट कर लेते। तो 4 और 8 का एलसीएम इज 8, तो यहाँ आ जाएगा 10x प्लस 6 - x
दिस इज इक्वल टू 3 एंड 6 का एलसीएम इज 6, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो ये आ जाएगा 12x प्लस 12 इंटू 3 इज 36 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 6 था। फाइन, तो ये कितना लिखा हुआ है, 10x माइनस x इज 9x प्लस 6 अपॉन 8 इज इक्वल टू 12x प्लस 35 इक्वल टू 6। ठीक है, जिनको डायरेक्ट समझ में आता है तुम यहाँ से 8 और 6 को कैंसिल करके 4 और 3 भी लिख सकते हो, बट मैं इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ताकि देयर इज नो कंफ्यूजन। सो दिस इज 6 इंटू 9x प्लस 6 इज इक्वल टू 8 इंटू 12x प्लस 35। ठीक है, चाहो तो अब कैंसिल कर लो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए, तो इसको लिख सकते हैं 2 3 जा 2 4 जा। ठीक है, नाउ दिस 3 इंटू 9 इज 27x, 3 इंटू 6 इज 18 इक्वल टू 4 इंटू 12 इज 48x प्लस 4 इंटू 35, ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 140। नाउ सारे वेरिएबल्स को एक साइड, सो 27x माइनस 48x इज इक्वल टू 140 माइनस 18, ये कितना दिख रहा है, दिस इज माइनस 21x इज इक्वल टू, इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 122। करेक्ट है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो इसका मतलब यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई तो कुछ नहीं होगा बिकॉज ये कैंसिल आउट नहीं होगा, सो दिस x इज इक्वल टू 122 बाय 21 और यहाँ पे एक माइनस है, सो दिस इज माई आंसर। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, it says the age of father is 3 times the age of the son. If the sum of their age is 48, then the age of father and son. तो very easy, देखो तो वर्ड प्रॉब्लम है, जितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं उसको अज्यूम कर लो। ठीक है, सो आई वुड से दैट लेट द एज ऑफ फादर एंड सन बी x एंड y years। ठीक है, प्रेजेंट एज। नाउ हमें क्या दे रखा है, एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स एज ऑफ द सन, तो अभी इसको देख के इक्वेशन लिखो। एज ऑफ फादर तो हमने क्या अज्यूम किया, x, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, तो एज ऑफ सन कितना है, y, तो 3 टाइम्स उसका, तो 3y, ये आ गई इक्वेशन 1। उसके बाद क्या लिखा है, सम ऑफ देयर एजेस इज 48, तो इसका मतलब x प्लस y का वैल्यू कितना है, 48। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 2। अब कुछ भी मत करो, ऊपर में दिख रहा है तो मैं x इक्वल टू 3y है, वो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो मैं लिख सकता हूँ 3y प्लस y इक्वल टू 48, तो 4y कितना आ गया, 48, y कितना हो गया 12। अब y 12 आ गया तो इक्वेशन 1 में जाके x निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू 3 इंटू y विच इज 12, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 36। तो इसका मतलब फादर का एज कितना हो गया, देयरफॉर फादर्स एज इज इक्वल टू 36 एंड सन्स एज कितना हो गया, इक्वल टू 12 इयर्स, ये इयर्स। सो दिस इज माय आंसर। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, आई कैन सी 36 and 12, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, option A. Then question number 9. Adjacent angles of a parallelogram are in the ratio, then their values would be. So adjacent angles of a parallelogram. तो I think अगर हमें समझ में आता है कि adjacent angles of parallelogram को क्या कौन से होते हैं, तो this is very easy। तो मान लेते हैं कि this ABCD is parallelogram। ठीक है, ABCD is parallelogram। सो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स मतलब लेट्स से एंगल ए एंड एंगल बी या एंगल ए एंड एंगल डी। अब मुझे पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो आई कैन से दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स। तो अब अगर ये एडजेसेंट एंगल्स है तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी,
180 डिग्री की इक्वल होगी बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ए डी और बी सी, ठीक है। तो अब मुझे क्या बोल रखा है, रेशियो ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 2:7, तो मैंने बोल दिया लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 7x, बिकॉज रेशियो दे रखा है 2:7, ठीक है। नाउ I know that angle A plus angle B, this is equal to how much, 180 degree. So this is 2x plus 7x equal to how much, 180 degree. तो कितना मिल रहा है यहाँ से, 9x is equal to 180 degree. तो x कितना आ गया, 180 by 9, which implies x is equals to 20 degree. तो x अगर 20 आ गया तो एंगल ए और बी आ जाएंगे, वही तो एडजेसेंट एंगल्स है। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना था, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 7 इंटू 20, 140 डिग्री. So this is my answer. Okay. So the correct option is C. Option C is the correct answer. Now moving forward, question number 10. So question number 10 says if PQRS is a square. Okay, so first of all let me draw the figure. This is P, Q, R and S, and SRT is an equilateral triangle. Okay, so T is somewhere over here, so let's join this. This is T, then I need to join T with P, and then I need to join T with Q. So SRT is an equilateral triangle, then find angle TQR. So TQR is this particular angle. Okay, तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दिस हैज टू बी 60 डिग्री, दिस हैज टू बी 60 डिग्री, एंड सिंस दिस इज अ स्क्वायर, तो जस्ट अ मिनट, ये 90 डिग्री होगा. सो दिस इज 60 एंड दिस इज 90. ठीक है, सो दिस कंप्लीट एंगल, आई कैन सी दिस कंप्लीट एंगल इज 150 डिग्री. 90 प्लस 60 इज 150. ओके, एंड अगर हम फिगर को देखें तो सिंस SRT इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो मैं लिख सकता हूँ SR इज इक्वल टू TR इज इक्वल टू ST. इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि SR क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर है, एंड साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू QR इज इक्वल टू PQ एंड दिस इज इक्वल टू PS. ठीक है, तो अब तुम इसको देखो कि SR और ये QR इक्वल है, तो इसका मतलब ये TR और QR ये भी इक्वल है. ठीक है, दिख रहा है तुम्हें. तो अगर मैं ट्रायंगल TQR को देखो, सो TQR इज आइसोसेलेस. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों होगा, बिकॉज आई कैन सी दैट TR एंड QR आर इक्वल. ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो अगर मैं इसको x बोलूंगा तो दिस हैज टू बी x. सो इफ आई गो टू ट्रायंगल TQR नाउ, और अगर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो मैं बोल सकता हूँ x plus this 150 angle plus x, this has to be equal to 180 degree. तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 2x plus 150 is equal to 180 degree. So I get 2x is equal to 30 degree. So x is how much, x is equals to 15 degree. ठीक है, so what I am supposed to find, angle TQR, and TQR is nothing but x. तो x किसके इक्वल आ गया, that is equal to 15 degree. So option D is the correct answer. Answer and option D. So moving on to the next question, question number 11. 11 says if, acha, this is playing with numbers question which says 1 C A B C and A. This is इनका एडिशन कितना दे रखा है, 697. I mistake, 697, and there is no
कैरी ऑन एडिशन, कैरी नहीं हो रहा है, देन द वैल्यू ऑफ बी इज, तो हमें बी का वैल्यू पूछा है। नाउ सिंस देयर इज नो कैरी ऑन द एडिशन तो क्वेश्चन बिकम्स इजी। तुम देखो अभी इसको, अगर कैरी नहीं हो रहा है तो 1 प्लस सी करने पे 6 मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो सिंस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 5। इस तरह से सोच सकता हूँ मैं, बिकॉज देयर इज नो कैरी इन द एडिशन। तो यहाँ पे 5 आ गया, अब यहाँ पे 5 आ गया तो 5 में क्या ऐड करेंगे तो मुझे 9 मिलेगा, 4। सो a प्लस सी इज इक्वल टू 9 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4, ठीक है। a 4 आ गया तो b को सोच सकते हैं, मुझे क्या पता है b प्लस a इज इक्वल टू 7, तो a 4 आ गया तो b हैज टू बी इक्वल टू 3, सो b इक्वल टू 3, b चाहिए था हमें, दिस इज माय आंसर। तो कैरी नहीं था एडिशन में, दैट इज व्हाई द क्वेश्चन इज बिकमिंग इजी, तो ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, हाउ मच इज a टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर ऑफ 4 मोर देन a टू द पावर ऑफ 4 माइनस 8a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। तो तुम इसको इस तरह से सोच सकते हो कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो हमें यही पूछा है ना कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये कितना बड़ा है इसके कंपैरिजन में। तो तुम क्या करो, यहां से यू ट्राई टू क्रिएट दिस क्वांटिटी, ठीक है, और एल्स द रिवर्स वे कि यहां से मैं इस क्वांटिटी को क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। तो a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे यहाँ पे माइनस 8a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम इसमें ये इसको एज इट इज लिख लिया सबसे पहले, और इसमें माइनस 8a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस कर दिया, तो एक्सप्रेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करो कि इसको लिख लो a की पावर 4 और ये इसको पहले माइनस लिख लो, माइनस 8a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, और ये 4 और ये 8 लाइक टर्म्स हैं, ऐड करके हो जाएंगे 12a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि a टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच इज दिस एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मोर देन दिस एक्सप्रेशन, तो दिख रहा है तुम्हें कितना बड़ा है, 12a स्क्वायर b स्क्वायर टाइम्स, सो देयरफॉर आंसर इज 12a स्क्वायर b स्क्वायर, इतना बड़ा है। एंड विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 13 says find the product of, this is very easy, प्रोडक्ट किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले क्या करो कि एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x से मल्टीप्लाई करो, सो 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस ब्रैकेट को, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, सो प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 3x, और यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5। नाउ अगर कोई लाइक टर्म्स है तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिख लो, सो दिस इज एक्स टू द पावर ऑफ 4, कोई टर्म नहीं है, एक्स क्यूब का टर्म लिख लेते पहले, सो प्लस 3x क्यूब, देन माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 5x स्क्वायर, ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं सिंस दीज आर लाइक टर्म्स, तो कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे, मतलब ऐड कर सकते हैं। तो 5 माइनस 1 इज 4, तो दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, तो दिस इज माय आंसर। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, आई कैन सी ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14 says if a square plus b square is 7, a minus b का whole square is 3, then what is the value of ab? Again an easy question, तो a square plus b square equal to 7 दे रखा है, ठीक है, और मुझे ये भी दे रखा है कि a minus b का whole square कितना है, 3 है। तो इसको अगर देखोगे तो a minus b का whole square कितना होता है, a square minus 2ab plus b square,
दिस इज इक्वल टू 3। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7, सो दिस इज 7 माइनस 2ab इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से ab की वैल्यू निकल जाएगी, तो माइनस 2ab इज इक्वल टू 3 माइनस 7, सो क्या आ रहा है यहाँ से माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस आई कैन कैंसल आउट, सो ab इज इक्वल टू 4/2 विच इज 2, सो 2 इज द आंसर। 2 का मतलब विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो 15 नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 में क्या लिखा हुआ है, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इज इक्वल 1 अपॉन एक्स इज 5, तो x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x टू द पावर ऑफ 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए तुम इस पे आ जाओ और इसको स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो इफ आई स्क्वायर दिस बोथ साइड व्हाट डू आई गेट, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, इसको मैं यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ, तो इसको एक्सपांड करोगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो x और x कैंसिल होकर 2 बचेगा, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23, तो वो आ गया यहाँ पे 23, दिस इज माई आंसर, विच इज द करेक्ट ऑप्शन 23, ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 16 says factors of, तो आई थिंक ये तो हमने किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 माइनस 1 बाई 6, इसके फैक्टर्स निकालने। अब फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो तुम क्या करो एलसीएम लेके उसको रिमूव कर दो फ्रैक्शन को, तो एलसीएम ले लूंगा तो 6 एलसीएम आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब तुम सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान दो, डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट 6 लिखा हुआ है, तो उसको 1/6 के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो मिडिल टर्म कौन सा है 1, कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 6 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, व्हाट आर द नंबर्स, आई कैन इजीली थिंक, एक 3 होना चाहिए, दूसरा -2 होना चाहिए, 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा और 3 इंटू -2 करेंगे तो -6, तो दिस इज 6x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इस x को क्या लिखा जाएगा 3x, यहाँ पे -2x माइनस 1, तो दिस इज 1/6 एज इट इज। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 3x, सो दिस इज 2x प्लस 1, यहाँ से -1, मैंने बोला था कि ये फैक्टर जो आता है वही यहाँ पे आएगा, तो -1 कॉमन आ जाएगा, वहाँ से भी हिंट आ रहा है, तो बचेगा क्या अभी पूरे एक्सप्रेशन में से 2x प्लस 1 कॉमन है, तो 1/6, फिर आएगा 2x प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 1, ये मेरा आंसर आ गया, विच इज द ऑप्शन, ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे, बी, 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ये तो बहुत इजी हो गया, 5 की पावर -1 प्लस 3 टू द पावर ऑफ -1 अपॉन 5 टू द पावर ऑफ -1 प्लस 3 टू द पावर ऑफ प्लस नहीं है नीचे माइनस, तो आंसर 1 आएगा। पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/5 प्लस 1/3, और नीचे कितना आ जाएगा 1/5 माइनस 1/3, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, एलसीएम कितना 5 और 3 का 15, तो दिस इज 3 प्लस 5 अपॉन 15 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 अपॉन 15, तो 15 से 15 तो कैंसिल, 3 प्लस 5 इज 8, 3 माइनस 5 इज -2, तो कितना आ गया -4, दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए। देन 18 क्वेश्चन, में लिखा हुआ है अ मैन कैन डू 1/3 of a work in 5 days and B can do 2/5 of the work in 10 days. In how many days both A and B can together do the work? ठीक है, चलो, तो क्या दे रखा है, A can do 1/3 of a work,
इन 5 days। सो अगर आपने क्लासेस फॉलो की है प्रॉपरली तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। दे रखा है ए कैन डू अ 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days। तो मैंने बताया था क्लास में कि चलो इसको इस तरह से देख लो कि वर्क एंड टाइम, ठीक है। तो क्या वेरिएशन होगा इसमें, जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, सो देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और जितना कम काम होगा उतना कम टाइम लगेगा। अब तुम ए की बात करो, ठीक है, सिर्फ ए की बात करते। तो ए के लिए उसने क्या दे रखा है कि 1/3 ऑफ द वर्क कितने टाइम में कर रहे हैं, 5 दिन में। और मैंने बताया था पूरे काम को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पूरा काम मतलब 1 कितने दिन में होगा, मान लेते हैं x डेज में, ठीक है। तो सिंस दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा तुम्हें, x इंटू 1/3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x कितना आ गया, 15 डेज। तो इसका मतलब देयरफॉर a कैन कंप्लीट, a अलोन, ठीक है, ये सिर्फ a की बात है, इसको इस तरह से लिख लिया, a अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, ठीक है। अब तुम सेम चीज बी के लिए देखो। तो बी के लिए फिर से मैंने किया वर्क एंड देन टाइम, तो इसमें भी डायरेक्ट वेरिएशन होगा। सो बी के लिए क्या दे रखा है, 2/5 ऑफ द वर्क कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में। तो अगेन पूरा वर्क मतलब 1 कितने टाइम में करेगा, मान लेते हैं यहाँ पे y डेज। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई सिंस इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो 2/5 इंटू y इज इक्वल टू 10। तो y कितना आ जाएगा, दिस हैज टू बी 50/2 which is equal to 25 days. So therefore B alone can complete in 25 days, ठीक है। अब हमें क्या पूछा हुआ है, अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो ठीक है, therefore एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, मैंने बताया था 1 डे वर्क के हिसाब से सोचो या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ तो भी चलेगा। सो एज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15 अमाउंट ऑफ वर्क। और 20 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/25। तो अगर मैं a प्लस 20 1 डे वर्क लिखूं तो वो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/25। तो दिख रहा है मुझे दिस इज इक्वल टू 15 और 25 कैल्सियम 75, यहाँ जाएगा 5 और 3 8/75। तो दिस इज 1/75/8, इस तरह से लिख लूंगा मैं इसको। तो मुझे दिख रहा है देयरफॉर A and B together can complete work in 75/8 days, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन को देखो, अच्छा ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 75/8 को क्या लिख सकते हो तुम, आई थिंक ये आ जाएगा 9, है ना, ये 8 9 से 72 और 3, सो दीज मेनी डेज मिक्स फ्रैक्शन में लिखा तो दिस इज माय आंसर। तो ऑप्शन सी। चलो then moving on to the next question, which is question number 19। 18 हो गया, 19 पे आ जाते हैं। 19 says passing percentage marks in an exam is 40, so percentage passing is equal to 40%. A obtained 72 out of 200, by what percent did he fail, ठीक है। so marks obtained by A कितना दे रखा है, 72, ठीक है। ओके, तो अगर मुझे पासिंग परसेंटेज पता है 40% है, तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, passing marks are equal to how much, this is equal to 40% of
पासिंग परसेंटेज 40 था और टोटल मार्क्स दिख रहा है 200 है, 200 में से 72 मिले तो यहाँ पे टोटल मार्क्स 200 है, तो 40% ऑफ 200 एंड दैट इज इक्वल टू 40 अपॉन 100 इंटू 200. सो यहाँ से दिख रहा है तुम्हें दिस इज 1 2 सो 80. ठीक है, सो 80 मार्क्स आर पासिंग मार्क्स. अब उसको कितने मिले 72. सो इसका मतलब ही फेल्ड बाय हाउ मेनी मार्क्स, he failed by 8 marks. So therefore A failed by 8 marks. 8 मार्क्स कहाँ से, पासिंग 80 थे उसको मिले 72. कॉमन सेंस. तो मुझे क्या निकालना है, फेल परसेंटेज. तो therefore fail percentage that is equal to 8 upon 200 टोटल मार्क्स इनटू 100. तो कितना आ जाएगा ये, दिस इज कैंसिल और ये आ जाएगा 4. सो 4% इज द आंसर. 4% से फेल हो गया, दैट इज ऑप्शन सी. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 सेज इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ ₹800 at 5% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹882. तो अमाउंट कितना गिवन है 882. ठीक है, एंड सम गिवन इज 800. दैट इज प्रिंसिपल मेरा 800 है, सम का मतलब प्रिंसिपल ₹800 लिखा हुआ है. ठीक है, सो उसने बोला है कि ये जो 800 रुपीज है कितने टाइम में 882 हो जाएंगे एट कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ व्हाट इज द अमाउंट गिवन बाय, हमें पता है दैट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 होल पावर n. ये n मुझे निकालना है. ठीक है, और अमाउंट कितना है 882. दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है 5%. सो 1 प्लस 5 अपॉन 100 होल पावर n. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो. सो दिस इज 882 अपॉन 800 is equal to, ये 5 1 5 20. So this is nothing but 21 upon 20 whole power n. ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. तो अगर इसको मैं 2 से कैंसिल करूँ तो दिस इज 2 400 एंड दिस इज 4 4 1. तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से 441 अपॉन 400 इज इक्वल टू 21 अपॉन 2 होल पावर n. तो यहाँ से मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मैं इसको लिख सकता हूँ 441 is nothing but 21 का स्क्वायर and 400 is nothing but 20 स्क्वायर. सो 21 अपॉन 20 का स्क्वायर is equal to 21 अपॉन 20 होल पावर n. तो therefore n का वैल्यू कितना हो गया 2 and this is my answer. So 2 years, 2 साल के बाद 882 अमाउंट हो जाएगा. So which is the correct answer 2. That is option D. Option D. Hopefully you understood all the solutions. Thank you.